चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, मतलब वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या करता है ना, अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। और इसी अफेक्शन को जब हम पढ़ेंगे तो एक नया चीज़ का क्या होगा, क्रिएशन होगा और जो कि हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, वो कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्रिएट कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है, उसको एक बार फिर समझिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब जैसे ही इसको जब सोर्स से सप्लाई किया जाएगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। मैंने बताया था कि ये सब क्या होगा, आपस में कोलाइड करेगा और कोलिजन के कारण ही ये सब कोलाइड करेगा। कोलिजन के कारण ही क्या होगा, ये इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा ना। और जो कि क्या करेगा, करंट के फ्लो को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा ना। जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस के डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि क्या करता है, करंट के ना डायरेक्शन को क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे, मतलब किसी भी कंडक्टर के लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो समझते हैं, ये समझिए। जैसे मान लें कि यहाँ पर है कि अब क्या हो रहा है कि इतना ही छोटा लंबाई है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, आपस में कोलाइड करेगा। लेकिन जब इसके लंबाई को बढ़ा देंगे हम, तो लंबाई बढ़ा दिए मतलब क्या हो गया, पाथ बढ़ गया। अब ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ज़्यादा कोलिजन होगा और ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लंबाई पर, उसके लेंथ पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कि अगर आप लेंथ को बढ़ाइएगा तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ को घटाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। और दोनों के बीच कौन सा होता है रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का होता है रिलेशन। कौन सा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन होता है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस को दुगना कर देंगे, अगर आप लेंथ को दुगना कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, दुगना हो जाएगा। अगर लेंथ को आधा कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना मेरा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा आता है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कोई भी अगर कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, उसका क्या डिपेंड है रेजिस्टेंस पर, तो उसका होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का ना। क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली करने का मतलब अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, घट जाएगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा, दूसरा को घटाएंगे पहला क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उस तरह के रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A, है ना। इसका मतलब हो गया, अगर आप रेजिस्टेंस को, अगर आप एरिया को दुगना करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगर एरिया को आप क्या करते हैं, आधा करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दुगना हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक पॉइंट और बाहर निकलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया दैट, अगर तार पतला रहेगा, अगर तार क्या होगा, पतला रहेगा, पतला रहने का मतलब उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर तार क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोटा होगा, है ना। अगर ठीक क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर कहिए कि एक पतला तार लिए,
और एक मोटा तार ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या होगा, देखिए सेम लेंथ का ले रहे हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ट्रैवल करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा होगा, यानी कॉलिजन का कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा कॉलिजन होगा। यहाँ पर स्पेस क्या है, ज़्यादा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा। आसानी से मूव करेगा तो कॉलिजन का चांस क्या होगा, कम होगा। कॉलिजन क्या होगा, कम होगा। तो यही दोनों में फर्क है कि सेम लेंथ का है कंडक्टर, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही बोल रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्रॉस सेक्शन एरिया कम, क्रॉस सेक्शन एरिया कम, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, कम होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम स्पेस मिल रहा है, कॉलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, है ना, ज्यादा स्पेस मिल रहा है, कॉलिजन कम होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। इसी कारण कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल, ये बहुत डिटरमाइन करता है कि कंडक्टर किस प्रकार का मटेरियल है, मेटल है, नॉन मेटल है कि एलॉय है ना। मेटल है, नॉन मेटल है कि क्या है, एलॉय है ना। मेटल, नॉन मेटल, एलॉय के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए हम अगर हम कहें कि दो क्या किए, हम कंडक्टर लिए, एक कॉपर लिए, एक नाइक्रोम लिए, दोनों क्या है, कंडक्टर है, सेम लेंथ का लिए और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का लिए, यानी कॉपर वायर और नाइक्रोम वायर दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, और दोनों का क्या है, कॉपर वायर क्रॉस एरिया क्या है, सेम है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मटेरियल नेचर क्या है, अलग अलग है। कॉपर क्या है, मेटल है, नाइक्रोम क्या है, एलॉय है, नाइक्रोम, है ना, नाइक्रोम किससे बना हुआ, निकेल, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, कोबाल्ट ना, इससे मिलकर क्या होता है, बनाया जाता है नाइक्रोम को, है ना। और दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाया बनाया जाता है एलॉय, किस लिए, तो उसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर हम कॉपर वायर, यहाँ पर कॉपर वायर और नाइक्रोम वायर दो सेम लेंथ का और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लिए, तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये मेटल है, ये क्या है, एलॉय है। तो याद रखना है कि मेटल का जनरली क्या होता है, मेटल का जनरली क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है। तो रेजिस्टेंस पर क्या होता है, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है ना। जैसे कि अगर प्योर मेटल हम लिए हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही क्या है, चार फैक्टर है जो ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है। पहला, लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ना, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। नेचर, है ना, मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, फैक्टर है जो कि क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। राइट ऑन कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर पढ़ें कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी, है ना, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। और उस चीज़ से अब एक नया चीज़ निकलेगा, है ना, वो आता है रेजिस्टिविटी आता है। रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या इलेक्ट्रिकल ना रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि रेजिस्टिविटी होता क्या है ना। उससे पहले हम जानेंगे कि रेजिस्टिविटी मेरा निकलेगा कैसे, है ना। उसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा। देखिए हम लोग अभी जस्ट पिछले क्लास में देखे थे कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ना,
वो उसके लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। इसको क्या कर लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरा, किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी r इज 1/a। इक्वेशन 2 मान लिए। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो उससे मेरा क्या आया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, है ना, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। यानी यहाँ से जब ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन किए तो मेरा क्या आया, r इज प्रोपोर्शनल टू l/a। अब आप लोग को पता है ना, मैंने बताया है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यहाँ भी आएगा। मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया और इसके बदला क्या आया, एक कांस्टेंट टर्म आया, है ना, और उस कांस्टेंट टर्म क्या आया, रो आया, है ना। इसको हम लोग ऐसे, इसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, है ना। और ये कांस्टेंट टर्म क्या आया, रो आया, यानी यहाँ से मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया, एक और ना, रो इंटू l/a, रो इंटू l/a। और इसी रो जो कि है ना कांस्टेंट टर्म है ना, यही रो जो कि क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस। यानी जो भी सब्सटेंस होगा वो सब सब्सटेंस का क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा, वो सब सब्सटेंस का क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। जहाँ पर r क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस है, l क्या है, लेंथ ऑफ द सब्सटेंस है, और a क्या है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, एक और फॉर्मूला निकल गया रेजिस्टेंस निकालने के लिए जब सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया दिया रहे, है ना। दूसरा आता है कि यहाँ से रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला निकल सकता है, कि हम लोग को तो पढ़ना है रेजिस्टिविटी, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन थर्ड से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू l/a। तो जब रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो a डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, a मल्टीप्लाई में, इधर गया तो क्या में हो गया, डिवाइड में, यानी रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू a/l, है ना। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू a/l, है ना। और ये फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी फाइंड करने का, किसी भी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू r इंटू a/l, रेजिस्टिविटी इक्वल टू r इंटू a/l। यही फॉर्मूला है किसी भी कंडक्टर के, किसी भी सब्सटेंस के, है ना, रेजिस्टिविटी को फाइंड करने का, है ना। यहाँ से कंडक्टर से हम लोग यहाँ से सब्सटेंस ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्सटेंस, है ना। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग क्या किए, एरिया इक्वल टू 1 मान लिए, है ना, कि मान लिए कि एक सब्सटेंस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 है, और लेंथ क्या है, 1 है। तो जब ये 1 एरिया का वैल्यू 1 और लेंथ का वैल्यू 1 जब इसमें हम पुट करेंगे तो उस कंडीशन में मेरा रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो ऑन दैट बेसिस हम इसका क्या एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी उसका रेजिस्टेंस कब होगा, किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी, किसी सब्सटेंस का वो रेजिस्टेंस होता है ना, वैसा सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है जो कि, है ना, लंबाई में 1 मीटर लंबा हो और उसका दोनों एंड का क्रॉस एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो ना, क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर। अगर कोई लेंथ है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जो कि लेंथ में कितना है ना, लेंथ में 1 मीटर है और इसका क्रॉस एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेजिस्टिविटी ही क्या होगा, उसके रेजिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, उसका रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टिविटी हो गया। अब इसके, है ना, अगले वीडियो में हम लोग इसके यूनिट के बारे में देखेंगे और इससे, है ना, रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं। अब इस टॉपिक में हम लोग रेजिस्टिविटी का यूनिट देखेंगे कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, और दूसरा इस टॉपिक पर हम नजर डालेंगे कि रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो किसके रिलेटेड है, रेजिस्टिविटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट देखते हैं। हम लोग अभी जस्ट देखे थे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो, है ना। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू a/l, यानी रेजिस्टेंस इंटू, है ना, एरिया बाई लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, है ना, और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, ओम मीटर, है ना। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, क्या होता है, ओम मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, है ना। ओम मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी की रिगार्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसका हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर, है ना। कह रहा है कि रेजिस्टिविटी होता क्या है, तो किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है ना, कि किसी भी मटेरियल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो क्या है, क्या वो कंडक्टर है, क्या वो सेमी कंडक्टर है, या क्या वो इंसुलेटर है ना। ये बताता कौन है, तो उसका उसके अंदर प्रॉपर्टी रखने वाला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखता है जो ये बताता है कि वो क्या है ना, कि वो कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है कि इंसुलेटर है ना। तीसरा हो गया कि दो तरह का कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर एलॉय, है ना। तो कंडक्टर यहाँ पर मेटल और एलॉय, मेटल और एलॉय जो होता है वो क्या होता है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है ना। इसी कारण इसका क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ये दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लगभग कितना होता है, 10⁻⁸ से लेकर कितना 10⁻⁶ ओम मीटर तक, है ना। ये जितना भी मेटल्स होते हैं और ये जितना भी, है ना, एलॉयज होते हैं, चाहे नाइक्रोम हो चाहे मैग्नीज हो, है ना, ये सब क्या होते हैं, इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁸ से लेकर कितना होता है, 10⁻⁶ तक। दूसरा इंसुलेटर, मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना, इंसुलेटर। तो ये क्या होते हैं, इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे करंट पास नहीं करता है, करंट को अपोज करता है, बिल्कुल पास होने नहीं देता है ना। तो क्योंकि इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10⁻12 से लेकर कितना 10⁻17 तक। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो बातों का ध्यान रखना है हम लोग को रेजिस्टिविटी की रिगार्डिंग। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो दो चीज पर डिपेंड नहीं करता है, एक होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा होता है ना एक होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टिविटी जो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है ना। रेजिस्टिविटी कभी किसी कंडक्टर के किसी मटेरियल के लेंथ से या किसी मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पर करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर मतलब कौन सा नेचर, है ना, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर नहीं। नेचर का मतलब वो किस प्रकार का मटेरियल है, वो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ये क्या है, वो इंसुलेटर है, इस पर वो डिपेंड करता है। तो याद रखिए रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पर करता है, तो टेम्परेचर और किस पर करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्या किए हैं, रेजिस्टिविटी को बांटे हैं सब्सटेंस के बेसिस पर, कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया और इंसुलेटर हो गया। हमको पता है कि सिल्वर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर है ना। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, लीस्ट होता है, क्या होता है, लीस्ट, सबसे कम होता है ना। अब उसके अंदर करंट को रोकने का प्रॉपर्टी बहुत कम, तो करंट क्या होगा, उससे आसानी से फ्लो करेगा। इसी का सिल्वर को क्या होता है, सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। 1.6 × 10⁻⁸ ओम। उसी अलावा क्या होता है, कॉपर हो गया, है ना, 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आयरन हो गया 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये सब क्या होते हैं, इसमें सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम है। इसी कारण इसका यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, है ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं, है ना, ये तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ना। इसी कारण जितना भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखते हैं, है ना, तो वो सब में क्या होता है, या तो कॉपर नहीं तो क्या होता है, एल्युमिनियम के तार का यूज किया जाता है ना। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना। ये करंट को बहुत कम रेजिस्ट करता है, इसी कारण क्या होता है, इसे करंट आसानी से फ्लो करता है, इसी कारण इसका यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा क्या होता है कुछ, अच्छा इस पर मैं बात करूँगा, सेमी कंडक्टर। तो ये क्या होता है ना, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। इनका रेजिस्टिविटी भी जो होता है वो ना तो ज़्यादा कम होता है और ना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम का क्या होता है रेजिस्टिविटी 0.6 ओम मीटर, सिलिकॉन का कितना होता है 23 है ना 100 ओम मीटर। इंसुलेटर
बताया है कि इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ग्लास हो गया, क्योंकि इससे करंट तो फ्लो करता ही नहीं है। 10⁻10 से लेकर 10⁻14 तक, है ना। पेपर का कितना हो गया, 10⁻12 ओम मीटर। तो ये सब का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आता है। इबोनाइट 10⁻50 से लेकर 10⁻70 तक। तो ये सब का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एलॉय की बात करेंगे। तो एलॉय हम लोग को पता है कि एलॉय होता क्या है। तो जब क्या होते हैं हम लोग उसके किसी भी मेटल के ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाकर, है ना, एक एलॉय बना लिया जाता है। तो एलॉय बनाना क्यों जाता है, क्योंकि देखिए हमको पता है कि अगर हम इसको कॉपर को हीट करेंगे पिघल जाएगा, वो हो जाएगा ना। तो अगर हम क्या है कि हम बल्ब लगा दिए, हमको हीटर जलाना है, कॉपर तार लगा दिए भाई, तो क्या किए, वो तुरंत तो पिघल गया, तो मेरा सक्सेस तो हुआ नहीं। तब उसके लिए क्या बनाया गया, एलॉय बनाया गया। कि एलॉय ना वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। लेकिन वो उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टर से ज़्यादा होता है ना। और एलॉय जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में भी कन्वर्ट करता है। इसी का जितना भी हीटिंग अप्लायंस होता है वो सब में क्या होता है ना, एलॉय का यूज किया जाता है। जैसे देखिए जितना भी हीटिंग मटेरियल होता है वो सब क्या होता है, एलॉय का बना होता है। जो भी हीटिंग मटेरियल आपके घर में मौजूद होगा, चाहे वो आयरन हो, है ना, बल्ब का टंगस्टन हो, बल्ब का जो है ना फिलामेंट टंगस्टन हो, है ना, आयरन हो, गीजर हो, वो सब का जो सब किससे बना होता है, एलॉय से बना होता है। उसका जो फिलामेंट होता है, उसका जो वाइंडिंग होता है ना, वो सब किससे बना होता है, एलॉय से बना होता है। क्योंकि एलॉय जो होता है वो प्योर मेटल की तुलना में इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी कारण ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या होता है, ज़्यादातर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मैं यही बताऊंगा ये कैसे करता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। अब रास्ता में, है ना, पत्थर ज़्यादा है, हम स्पीड से जाएंगे तो टकराएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएगा तो कॉलिजन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसी कारण क्या होता है ना, जब उस कंडक्टर में, मतलब उस एलॉय में जब करंट सप्लाई किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराना शुरू करता है, और टकराने से क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी कारण ना एलॉय जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या होता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण उसका क्या होता है, हीटिंग अप्लायंस में उसका यूज किया जाता है, जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये ना एलॉय जो होता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है ना, मतलब उसको जो हवा में छोड़ दोगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ लेयर करके अपने ऊपर एक गहरा भूरा कलर का रंग चढ़ा ना, मैटर चढ़ा देगा, जो उसको धीरे धीरे क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, है ना। उसके लेयर को क्या करेगा, धीरे धीरे तोड़ते जाएगा, है ना। तो जिससे कि उसको क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं चाहता है। इसी का जितना भी आपके घर में जो हीटिंग, जैसे नाइक्रोम, तो नाइक्रोम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम क्या होता है ना, इसमें निकेल, है ना, प्लस क्या हो गया, क्रोमियम, प्लस क्या हो गया, मैग्नीन, प्लस क्या हो गया, आयरन। ये सबको क्या होता है, मिलाकर क्या होता है, निकेल बनाया जाता है ना। निकेल तुम्हारा क्या हो गया, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये सब मेटल को आपस में मिला दिया और क्या बन गया मेरा, एलॉय नाइक्रोम बन गया। अब ये ऐसा एलॉय है जिससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट में, और हमको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। इसी का जितना भी हीटर होता है ना, आयरन होता है, वो सब में क्या होता है, वायर किसका होता है, वो सब में ना किसका होता है, नाइक्रोम वायर होता है। कौन सा होता है, नाइक्रोम वायर। जैसे ही गया, इलेक्ट्रॉन्स टकराया, कॉलिजन हुआ, हीट प्रोड्यूस हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, नाइक्रोम। इसी का नाइक्रोम का यूज क्या होता है, ज़्यादातर वैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का वो सबसे लास्ट टॉपिक है ना। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, मैं उसको एक बार पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, है ना, 2 मीटर, एक कॉपर वायर है। कैसा मटेरियल है, कॉपर वायर है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है, 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और उसके पास कितना रेजिस्टेंस है, 2 × 10⁻⁻2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमको क्या निकालना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स उसका क्या निकालना है, रेसिस्टिविटी निकालना है ना। सबसे पहला काम
कि जो गिवन में दिया हुआ है उसको लिखना है। सबसे पहला लेंथ दिया हुआ है एल का वैल्यू 2 मीटर है ना, एरिया दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। इतना हो गया। हमको निकालना क्या है, तो रेजिस्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले वीडियो में है ना, वी नो दैट है ना कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ए अपॉन एल है ना, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2, एरिया कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ कितना है 2 मीटर। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया 1.7 इंटू देखिए 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 10⁻⁻2 और माइनस प्लस माइनस क्या होगा 6 होगा है ना। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि मेरा रेजिस्टिविटी क्या होगा 1.7 इंटू ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा 10⁻⁻8 क्या आएगा, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर। ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टिविटी आ गया। समझ में आ गया, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन करा है अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग। जैसे मान लो कि ये एक वायर है ना, एक 6 ओम वाला क्या है, 6 ओम रेजिस्टेंस वाला क्या है, एक वायर है। अब इसे आधा से मोड़कर इसे हाफ से मोड़ दिया जाता है। तो हाफ से जब इसे मोड़ दिया जाएगा तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। वायर है, इसको आधा से मोड़कर ऐसे कर दिया गया, तो मोड़ दिया गया तो ऐसे हो जाएगा डबल ये है ना। पहले ये सिंगल था, ऐसे था, ये पूरा एक वायर था कॉपर वायर 6 ओम का। अब इसे हाफ से क्या कर दिया, मोड़ दिया गया। हाफ से क्या कर दिया गया, इसे मोड़ दिया गया। तो मोड़ दिया गया तो इसका ये नया जो शेप मिला है उसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको बात ध्यान रखना है, मैंने जब तक ये था इसका रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम था, लेंथ एल था, मान लिए कि लेंथ कितना है एल है और एरिया कितना है ए है। अब जैसे ही मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, आप देखिए लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। और एरिया क्या हो गया, दुगना ना हो गया। एरिया क्या हो गया, दुगना हो गया। बस यही समझना था। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, सबसे पहला गिवन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, मेरा पहला का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, वायर इज फोल्ड। वायर को क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है, फोल्डेड। तो फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यहां से सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या माने, लेट लेंथ ऑफ वायर बी कैपिटल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बी कैपिटल ए है ना। तो देयरफॉर यहां से मेरा क्या हो जाएगा, वायर को फोल्ड करेंगे, मैंने बताया अभी जस्ट कि फोल्ड करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब न्यू लेंथ मेरा क्या होगा L/2 और एरिया क्या होगा, दूना हो जाएगा। मतलब न्यू एरिया क्या होगा है ना 2 इंटू ए। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं फर्स्ट वाला ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन क्या होता है, ई होता है, पता ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम देखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से हम क्या किए, मेरा रेजिस्टेंस कितना दिया ओरिजिनल का 6 ओम दिया हुआ है। 6 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन क्या हो गया ए। इसको क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब निकालेंगे हम न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से निकालते हैं हम न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही होगा रो इंटू एल अपॉन क्या होगा ए। रेजिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल पहले भी क्या था, वही था, और अब मोड़ने पर भी क्या है, मटेरियल वही है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। तो रो को रो ले लिए, लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया, एल बाई क्या हो गया 2 हो गया, और एरिया क्या हो गया, दुगना हो गया ना। 2 इंटू क्या ले लिए, एल ले लिए। तो देयरफॉर यहाँ से मेरा
आर न्यू कितना आ गया, रो इंटू एल बाई 4a, रो इंटू एल बाई क्या हो गया 4a आ गया, या मेरा क्या निकल गया, नया रेजिस्टेंस निकल गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं। मैंने इसको मिटा लेता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 मेरा ये था 6 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, डिवाइड देंगे इसको कितना से, आर न्यू से ना, तो आर न्यू इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन 4a, रो एल ए क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से मेरा क्या बचा 6 और यहाँ से बचा मेरा आर न्यू इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से मेरा देखिए ये नीचे था, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर जब यहाँ से आर न्यू निकालेंगे तो 6 अपॉन इसको भेज देंगे उधर, 4 को ले आएंगे नीचे इतना, तो काटेंगे तो कितना होगा 1.5 है ना ओम, यानी कि 1.5 बार में कट जाएगा। यानी जब उस तार को हम, उस वायर को हम है ना डबल करके फोल्ड कर देंगे है ना, तब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1.5। पहले कितना था 6 ओम, अब कितना हो गया 1.5, यानी है ना लगभग 4 टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा, लगभग क्या होगा 4 टाइम्स घट जाएगा। सबसे पहले फिर समझिए, वायर था ये, डबल मोड फोल्ड कर दिए, लेंथ आधा हो गया, एरिया दुगना हो गया, लेंथ क्या कर दिया आधा हो गया, एरिया क्या हो गया दुगना हो गया, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए है ना, तो 6 इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है ना, न्यू रेजिस्टेंस निकाले, ये निकल गया, दोनों को डिवाइड दिए, मेरा न्यू का आंसर आ गया। तो ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंगली कुछ क्वेश्चन था। आप अपने किसी भी पब्लिकेशन बुक से ट्राई कीजिए है ना, नहीं बनने पर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। थैंक यू।